मेरा ससुर मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था। अब ससुर को देख देख कर मुझे अपना मेरा शोहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे शोहर के मुकाबले में मेरे ससुर का जिस्म बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे ससुर ने खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ था। मेरे ससुर आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब सारा दिन घर में रहते थे। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं अपने ससुर के साथ दोस्ती कर लूं, लेकिन मेरा ससुर सलाम दुआ से ज्यादा मुझे नहीं बुलाते थे। मैं हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वो मेरी तरफ देखे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गंदी नज़र से नहीं देखा था। मुझे हैरानगी होती थी कि एक मर्द होकर उनकी नज़र कभी मुझ पर नहीं पड़ी। दिन ब दिन अपने ससुर के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मेरे ससुर में ऐसा क्या था कि मैं उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। मैं अपने ससुर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन मैं उनसे कहने से डरती थी। वो ज़्यादा गुस्से वाले लगते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे बहुत डर लगता था। फिर एक दिन मुझे अपने ससुर से बात करने का मौका मिल गया। मेरे शोहर अपने काम पर जा चुके थे। मेरी सास भी बाजार को सामान लेने चली गई थी। अब मैं और मेरे ससुर घर में अकेले थे। मेरा ससुर अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। मैं जल्दी से टाइम जाया किए बगैर अपने कमरे से निकली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। मेरा ससुर कोई फिल्म देख रहा था। टीवी की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं ससुर के कमरे में पहुंची, मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हो। कुछ देर के बाद मेरे ससुर ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे देखकर हैरान रह गए। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आ जाओ। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। पहले की तरह आज भी मेरा ससुर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं बार बार अपने ससुर को देखने की कोशिश कर रही थी। मेरे ससुर ने कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया था और वो टीवी देखने में मसरूफ़ हो गए। मैं भी एक सोफे पर बैठ गई। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद ससुर मुझसे कहने लगा, बताओ क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। पहले तो मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैं अपने ससुर से कहने लगी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मेरे ससुर उठकर बैठ गए और मेरी बात को गौर से सुनने लगे। उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी को बंद कर दिया। अब मेरे ससुर की शायद तवज्जो मुझ पर थी। मेरा ससुर बहुत हैरान हो रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैं उनके कमरे में आ गई। पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने ससुर को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। वो मेरी बातों को बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। मैंने उन्हें बताया, मेरा शोहर मुझे ठीक से वक्त नहीं देता और ना ही मेरी ख्वाहिशात को पूरा करता है। ऐसी ख्वाहिश जो हर औरत शादी के बाद चाहती है, और रात को भी मेरे साथ कुछ नहीं करता। जैसे ही काम से आता है आकर सो जाता है। मैं इस तरह से उसके साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। मेरे अंदर की आग को उसने कभी नहीं दबाया और वो मेरी ज़रूरियात को भी ठीक तरह से पूरा नहीं करता। उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसे मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा शोहर बिल्कुल ठीक नहीं लगता और ना ही वो मेरे साथ अज़दवाजी ताल्लुकात ठीक तरह से निभा रहा है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो शादी के काबिल ही नहीं था। मेरा ससुर मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे पता ही नहीं चला मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी। मेरा ससुर मेरी तरफ बहुत प्यार भरे अंदाज से देख रहा था। वो मेरी ऐसी बातें सुन रहा था और बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। उसे अपने बेटे की इन हरकतों पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरा ससुर मेरी तरफ प्यार से देखने लगा और फिर वो मुझे कहने लगा, मुझे तो इस बात के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और ना ही मुझे कभी किसी ने बताया था। तुमने भी तो पहले कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था। तुम्हारी सास ने भी कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। आज पहली मर्तबा मैं ये बात तुमसे सुन रहा हूँ। मैं भी इन हालात से थक गई थी, इसलिए मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया। मैंने ये भी बताया कि मेरे शोहर ने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया। मसला सिर्फ इस बात का नहीं था कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मसला तो ये था, जब मैं उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का कहती तो मुझे आगे से बहुत ज्यादा डांटता था। कभी कभार तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता था। मेरी ऐसी बातें सुनते ही मेरे ससुर को मुझ पर तरस आने लगा। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, तुम परेशान मत हो। फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। आज पहली मर्तबा मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरा ससुर मुझसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था। अपने ससुर को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। अभी मैं उनकी तरफ देख ही रही थी कि मेरा ससुर मुझसे कहने लगा, मैं अभी इसी बात का कोई ना कोई हल निकाल देता हूँ। मैं अपने ससुर की बात सोचने लगी और फिर उनसे पूछने लगी, आप इस बात का क्या हल निकालेंगे? पता नहीं आप इस बात का हल कब निकालेंगे। मैं और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो मेरी
ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता तो उससे कहें कि मुझे तलाक दे दे, मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगी। मेरा ससुर मुझसे कहने लगा, देखो बेटा ऐसी बातें नहीं करते। फिर वो कुछ देर सोचने लगे। काफी देर सोचने के बाद वो मुझसे कहने लगे, देखो बेटा मेरे पास एक ही हल है इस बात का जिससे तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो सकती है और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। मैं बरसों से प्यासी थी और यही चाहती थी कि कोई मजीद जरूरियात को पूरा करें। मैंने अपने ससुर से कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर दें, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। मेरे ससुर इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो गए। मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं बरसों से ही अपने ससुर से दोस्ती करना चाहती थी और मैं आज अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब हो चुकी थी। मेरे ससुर मुझसे कहने लगे, देखो ये बात बहुत ज्यादा बुरी है, इस बात के बारे में तुम कभी किसी से जिक्र मत करना और बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, वरना तुम्हें और मुझे बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने ससुर से वादा किया कि मैं ये बात किसी से कभी नहीं कहूंगी और ना ही इस बात के बारे में मैं किसी को कुछ पता चलने दूंगी। मेरे ससुर को मुझ पर एतमाद हो चुका था। वो मुझ पर एकदम से टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी बरसों के प्यासे हैं। मुझे अपने ससुर पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस उम्र में भी इतना अच्छा काम कर सकेंगे। मेरे ससुर मेरी हर तरह से ख्वाहिशात को पूरा कर रहे थे। वो मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे। जैसे मैं कहती वो वैसे ही करते जा रहे थे। मेरे ससुर ने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मेरे ससुर ने मेरी सोच से बढ़कर सब काम कर दिया था। मैं अपने ससुर से कह रही थी, बस मुझे अब और नहीं चाहिए। मेरे ससुर ने भी बिल्कुल जिद नहीं की और कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं बस कर देता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल चुकी थी। जिंदगी में पहली बार मैं आज बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया था। मैंने अपने ससुर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। आज मैं अपने ससुर की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे ससुर भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुके थे। अब जब कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, मैं अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और वो मेरी हर ख्वाहिश और ज़रूरियात को पूरा कर दिया करते थे। मेरी सारी परेशानियां अब मुझसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी थी। मेरा शोहर मुझे इतनी ज़्यादा खुश देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होने लगा था। उसको शक होने लगा था और उसने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन उसे क्या पता था मेरी हर ख्वाहिशात और मेरी जरूरियात घर में ही पूरी हो जाती थी। अब मैं बहुत ज्यादा खुशी से जिंदगी गुजारने लगी थी। उस दिन रात के 12 बज रहे थे। मेरा शोहर कहीं बाहर गया हुआ था। मुझे कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, ऊपर से मेरे दिमाग में मेरे ससुर और सास के अजीब कारनामे घूम रहे थे। मैंने सोचा चलो ससुर जी के कमरे की तरफ चल के देखते हैं। देखती हूँ आज भी वो वही सब कर रहे हैं या फिर सो गए हैं। मैं दबे पांव ससुर जी के कमरे की तरफ आ गई। तब मैंने जो सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे ससुर जी के कमरे से मेरी सास की मदहोश करने वाली सिसकियां मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास मेरे ससुर से कह रही थी, अब बस भी करो, मैं ये सब और ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। तुम बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी भी तुम ये सब करते हुए थकते नहीं हो। तब मेरा ससुर मुस्कुरा जाता है और कहता है, मैं अभी कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ, अभी तो जवान हूँ और सारी रात मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। तुम ही बड़ी जल्दी थक जाती हो। तभी मेरी सास अजीब अजीब सी सिसकियां लेते हुए कहती है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी ये सब करने की उम्र नहीं रही है। तुम मुझे सारी रात इतना परेशान करते हो जिससे सारा दिन मेरा बदन टूटा रहता है। अब बस भी करो, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे छोड़ दो। तभी मेरा ससुर कहता है, थोड़ी देर और कर लो, फिर बाद में दूसरी पोजीशन में ये सब करते हैं। मेरे सास ससुर की ये सब बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। लेकिन मैं बदनसीब थी क्योंकि मेरे शोहर की मर्दाना ताकत बहुत कमजोर थी। कभी भी वो मुझे वो सुख नहीं दे पाया जो सुख मेरे ससुर बुढ़ापे में मेरी सास को दिया करते थे। जिस तरह बुढ़ापे में मेरे ससुर मेरी सास की चीखें निकलवाते थे, लेकिन जब मेरे शोहर मुझसे प्यार करते थे तब मेरी तो सिसकियां भी नहीं निकलती थी। वो जल्दी ही फ्री होकर सो जाते थे और मेरी प्यास ज्यों की त्यों अधूरी की अधूरी ही रह जाती थी। मैं वहां से यही सब सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। बार बार मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर मेरे ससुर जी ऐसा क्या खाते हैं जो बुढ़ापे में भी उनकी मर्दाना ताकत इतनी जबरदस्त है कि सास की चीखें निकल जाती हैं। मैं ससुर जी के उस राज को जानना चाहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था अब की बार किसी तरह मैं रात को उनके कमरे में चली जाऊंगी और छुपकर सास ससुर के ये कारनामे देखूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी ही शामत आने वाली थी। तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक अनजान शख्स मेरे कमरे में घुस जाता है और मुझे वो दबोच लेता है। उसने यह सब इतनी जल्दी से किया था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला था और फिर वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा।
काफी देर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे बदहवास हालत में छोड़कर वो चला गया था। रात के अंधेरे में वो मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। कुछ पल बाद भी मुझे होश आया। मैंने खुद को संभाला और फौरन भागकर बाथरूम में चली आई और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी। पता नहीं वो कौन आदमी था जिसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया था और जिसका चेहरा मैं देख भी नहीं पाई थी। वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था और काफी देर तक उसने मुझे इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बारे में मैं किसी से भी कुछ कह भी नहीं सकती थी। काफी देर अपने बदन को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही गुजर गए। आज फिर से मेरे शोहर काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और रात को मैं अकेली थी। आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में ससुर जी का राज जान कर ही रहूंगी और सास ससुर के कमरे में आने से पहले मैं उनके कमरे में चली जाऊंगी। काफी देर इंतजार करने के बाद मेरे सास ससुर कमरे में आए और फिर मेरे सास ससुर वो सब करने लग गए। काफी देर उनको मैं वो सब करते हुए देख रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ससुर जी के सामने आ गई। तब मेरे ससुर ने कहा, बहू तुम यहाँ, अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो। देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम्हारी सास बहुत जल्दी थक जाती है, तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी। तुम्हारे साथ ये सब करने में मुझे भी मजा आएगा। मैं ससुर जी को मना नहीं कर सकी और फिर मेरे ससुर जी ने मेरे साथ, मुझे ससुराल में आए हुए 7 दिन हो गए थे और मुझे अपने शोहर की रूटीन का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि वो क्या खाते पीते हैं। मेरे शोहर रोजाना रात को मिल्क शेक पीना पसंद करते थे, पर मैं बहुत भुलक्कड़ थी, इसलिए अक्सर छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाया करती थी। कुछ बातों को तो मैं सर पर सवार कर लिया करती थी और घंटों उनके बारे में सोचती रहती थी। 3-4 दिन से मेरे शोहर मुझे इस बात को याद करवा रहे थे कि रोजाना रात को मुझे मिल्क शेक पीने की आदत है, इसलिए तुम बिना कहे रोज रात को मेरे लिए मिल्क शेक का गिलास कमरे में ले आया करो। रोज रोज तुम्हें मुझे याद दिलाना ना पड़े। आज फिर मैं उनकी उस बात को भूल गई थी और जब वो कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से यही बात पूछी थी कि मिल्क शेक का गिलास कहाँ है। मैं एकदम से हड़बड़ा गई और फौरन अपनी जगह से उठकर जब किचन में आई तो मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं मिल्क शेक करके वापस आ रही थी तो ये देखकर सहम गई, क्योंकि मेरे ससुर के कमरे से मेरी सास की मदहोश कर देने वाली सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मेरी सास बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम तो बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमजोर हूँ। तभी मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। मेरे ससुर बोल रहे थे कि इसमें थकने वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, अब की बार दूसरे तरीके से करते हैं, देखना इस बार बहुत मजा आएगा। ये सब सुनकर मैं हक्का बक्का होकर अपने कमरे में आ गई और जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे जहन में यही बात गूंज रही थी कि मेरे ससुर तो देखने में हड्डी का ढांचा लगते हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर ताकतवर थे कि इस उम्र में भी उन्होंने मेरी सास की चीखें निकाल दी थी। मैं भी ऐसा ही शोहर चाहती थी, मगर मेरा शोहर तो बहुत जल्दी थक जाता था। मैं उसी बारे में सोचते सोचते सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास रोज की तरह घर के काम काज कर रही थी और उनका मिजाज बिल्कुल सादा लग रहा था। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो पूरी रात वो सब कर रही थी। आज दिन को जब मेरे ससुर घर में आए तो फौरन ही ससुर जी ने मेरी सास को कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। मैं अपनी सास को खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी कि रात वाला मंजर फिर से मेरी सास उसी की बात तकरार किए जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, अब बस भी करो और मुझ पर थोड़ा रहम करो, अब इस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है, अब मैं ये सब कुछ सह नहीं सकती हूँ। और मैं हैरान परेशान सी वापस आ गई थी और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे जो इस कदर ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से वही सब आवाजें आ रही थी। अब तो मेरे पसीने छूट गए थे और मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ना जाने ऐसी कौन सी चीज का वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो इतनी देर तक एक ही काम किए जा रहे थे और उन्हें थकने का एहसास तक भी नहीं हो रहा था। अब मैं दिल ही दिल में ये जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें ऐसा क्या देती है कि वो इतनी देर तक थकते नहीं थे। मैं ये सब सोच ही रही थी। 20 मिनट के बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे से बाहर आने के बाद उनका चेहरा नॉर्मल था, पर वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी। मगर मेरी सास ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए थे और कह रही थी कि ये कमर का दर्द भी ना जाने कब मेरी जान छोड़ेगा।
उनकी ये बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैं उन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी सास मेरे ससुर जी को ऐसा क्या खिलाती थी जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई थी। उन पर नजर रखने के बावजूद भी मैं उस चीज तक नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उनकी तरफ ही होता था। मेरे शोहर अपने बाप से बहुत अलग थे। बहुत जल्दी थक जाते थे, सोने के लिए लेट जाते थे और अक्सर मैं आधी रात तक जागती रहती थी। हर बार मैं प्यासी ही रह जाती थी, इसलिए मैं अपने शोहर के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता था कि एक वो भी तो थे जो इस बुढ़ापे में भी जिंदगी के भरपूर मजे ले रहे थे। मेरे शोहर आज की रात भी मेरे हिसाब से जल्दी सो गए थे, मगर मेरे जज्बात बुरी तरह से मचल रहे थे। मेरी ख्वाहिशें अभी भी अधूरी थी। मैं अपने शोहर की तरफ से उदास होकर सोच रही थी कि काश मेरे शोहर भी मेरे ससुर की तरह ताकतवर मर्द होते, तो आज मैं भी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरे जहन में मेरी सास की आवाजें आने लगी तो मेरा रोम रोम खिल उठता, जब वो ससुर जी को कहती थी कि अब बस भी कर दो, अब छोड़ भी दो, मेरी बस हो गई है। और ये बात याद आते ही मेरे दिल के सागर में जोर जोर से लहरें उठने लग जाती थी। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनके कमरे में झांक कर देखूं कि वो दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो उनकी ताकत तूफान तक पहुंची हुई है। अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ भी नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीनन वो चीज उन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखी होगी और मैं वो चीज देखना चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि वो दोनों क्या कर रही होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास ससुर के कमरे की बाहर आ गई। उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। इसका मतलब था कि वो दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से उनकी फिर से आवाजें आने लगी। मेरी सास लगातार मेरे ससुर से कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो, जानते हो कि अब मुझ में इतना दम नहीं रहा है। और मेरे ससुर का कहना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। और मेरी सास फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की के आगे उन्होंने पर्दा लगा रखा था, इसलिए सिर्फ आवाज ही बाहर आ रही थी। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मैं बुझे दिल से अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो मेरे शोहर अजीब से अंदाज में बोले, ये तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? उनका अंदाज मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम उन्हें पलटकर देखा। मेरे शोहर अपनी जगह से उठ बैठ गए और मुझे अजीब सी नजरों से घूरते हुए बोले कि तुम क्या समझ रही थी कि मैं सो रहा हूँ तो तुम कुछ भी कर लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। उनका अंदाज मुझे हैरान और परेशान कर गया था। मेरे शोहर बोले, सच सच बताओ, कहाँ पर गई थी तुम? मैं उस सब से हड़बड़ा कर रह गई थी और कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरा दिमाग फट रहा था, इसलिए मैं बाहर सहन में चली गई थी और उसमें क्या बुराई है? मैं कांपते लहजे में बोली। तो एक पल के लिए मेरे शोहर चुप हो गए और फिर थोड़े नर्म होकर बोले कि तुम्हें किसने कहा है कि आधी रात को कमरे से बाहर निकलकर सहन में जाने की? अगर आगे से तबीयत खराब हो तो मुझे जगा दिया करना और आइंदा से अकेली कभी भी यूं रात को कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो फिर से नींद की वादियों में खो गए थे, ये जाने बिना कि मेरे दिल में क्या तूफान मचल रहा था। मैं उनके साथ के लिए तरस रही थी। वो समझने को तैयार ही नहीं थे कि मैं अभी भी प्यासी हूँ, इसीलिए यूं रातों को नींद नहीं आती है। हाय अल्लाह, मेरी फूटी किस्मत। मगर मैं कर भी क्या सकती थी? मुझ में खुद से उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं थी और ना जाने कब मैं नींद की आगोश में चली गई। मैं अब हर दिन रात उनकी यही आवाजें सुनती रहती थी जो मेरे अंदर आग पैदा करती थी और मुझे भी किसी ऐसे ही मर्द की तलाश थी जो मेरी चीखें निकाल कर रख दे। और मैं सोचती थी कि आखिर देखूं तो सही कि मेरे ससुर आखिर ऐसा क्या करते थे जिससे सास की चीखें निकल जाया करती थी। एक दिन मेरे शोहर ने बताया कि वो 4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हैं और अब वो घर वापस 4 दिन के बाद ही आएंगे। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं इस ख्याल पर अमल करूं। मैं उस बारे में जान सकती हूँ कि बंद कमरे में आखिर सास के साथ क्या होता है। मेरे सास ससुर शाम को खाने के बाद गार्डन में टहल रहे थे और साथ एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। मैं उन दोनों को देखकर हैरान रह गई थी। इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद भी इस उम्र में भी उन दोनों में इतनी मोहब्बत थी और छोटी मोटी सभी बातें वो एक दूसरे से करते थे। मेरी जिंदगी उन दोनों से काफी अलग थी। ये लोग उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाने के बावजूद भी अभी तक जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे थे और हम दोनों थे जो जल्दी ही फ्री होकर सो जाते थे। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म किए और फिर अपनी सास के कमरे में जाकर छुप गई। मैं ऐसी जगह पर बैठी थी जहां से मैं तो उन दोनों को देख सकती थी मगर वो दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। और फिर रात को वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। मुझे नींद आ रही थी मगर दोनों को देखने की जुस्तजू में मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दे दी
देखती थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ और फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग गया था। मेरे ससुर जी मेरी सास को जोर जोर से, मेरा नाम महक है, मेरे खानदान में मेरे माँ बाप के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। मेरे माँ बाप भाई से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे। वो मेरी हर फरमाइश और हर जिद को पूरा करते थे। मैं बचपन से ही खुददार और जिद्दी किस्म की लड़की थी। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरी अनम नाम की लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो अच्छी शख्सियत की मालिक थी और जब वो मेरे हुस्न की खूबसूरती की तारीफ करती तो ये देखकर मैं खुशी से झूम उठती थी। कॉलेज में तरह तरह की लड़कियां थी और हमें बहुत से नज़ारे देखने को मिलते थे, जिनमें कुछ ऐसे भी होते थे जो मुझको नजरें चुराने पर मजबूर कर देते थे। ज्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते थे और जब वो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ झाड़ियों के पीछे वो सब करती थी, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमती थी, तो ये देखकर मेरे जज्बात भी उभरने लगते थे और मैं भी उन लड़कियों को देखकर दिल में सोचती थी कि देखने में तो वो लड़कियां बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत की थी, मगर उनके बॉयफ्रेंड्स उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मुझसे भी कई लड़कों ने अपने प्यार का इजहार किया था, मगर मैं किसी को भी घास नहीं डालती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार देने के बावजूद भी मुझे इन सब मामले में आजादी नहीं दी थी। उन्हें लड़कियों का लड़के से दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत बुरा लगता था। हमारे मोहल्ले में ये बात आम थी, मगर उसके बावजूद भी मेरे माँ बाप ये सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझ पर बुरी तरह से मरता था। वो मेरे आगे पीछे फिरता रहता था, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता फिरता था, मगर मैं उसकी शक्ल तक देखती नहीं थी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पिछले काफी दिनों से मुझे बुखार था और जिस वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा रही थी, मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वो लड़का घर तक चला आया। तो ये बात मेरे माँ बाप को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वो मुझसे कहने लगा, महक मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब मैंने उससे मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक कसकर थप्पड़ मार दिया और मैं वहां से घर को आ गई। अब वो लड़का रोज मेरे घर के पास घूमता रहता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता था, पर मैं उससे बात नहीं करती थी। 2 दिन उसने बहुत जिद की कि बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने को बुलाया था। जब मैं वहां गई तो उसने फिर से मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं उसे मना करती रही, पर मेरी बदकिस्मती थी कि उस पार्क में मेरे बाबा भी थे। जब पापा ने मुझे इस हालत में देखा तो बौखला गए और मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे और मुझे अपने घर ले आए। घर आकर पापा ने मुझे भी थप्पड़ मारे थे और मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी कर दी। और आज मैं सास के कमरे में राज जानने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी बीवी से प्यार जताते हैं और उन्हें बहुत खुश रखते हैं, जबकि मेरे शोहर इस हद तक मुझे खुश नहीं कर पाते थे। इसलिए मैं ये राज जानना चाहती थी कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी और सास की चीखें निकल जाती हैं। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने शोहर से वही चीज इस्तेमाल करवाऊं और फिर मेरे शोहर भी मेरी चीखें निकाल दें। मेरे ससुर किस चीज का इस्तेमाल करते थे, यही देखने के लिए उस दिन मैं उनके कमरे में छुप गई थी और जो कुछ मैंने देखा था वो मुझे हैरान परेशान कर गया था। कितनी देर तक मैं बालकनी से उन दोनों को वो सब करते देख रही और फिर बेखुदी के आलम में मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर उन दोनों के साथ मिलकर वो सब करने लगी थी। पहले तो उन दोनों ने मुझे हैरत की नजर से देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं उनके कमरे में कैसे और क्यों मौजूद थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए थे, जबकि वो आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी। न जाने वो कौन सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पाई थी और वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मैं काफी देर तक अपने बदन को साफ करने के बाद बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे शोहर परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद पर जल्दी ही काबू किया और उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगी, क्या आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है? मेरा शोहर कहने लगा, ना जाने उसे क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो रात तक तो बिल्कुल ठीक था, आज उसकी हालत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरा शोहर पहली रात को जब गया था तब उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत खराब होना। मुझे उन सब चीजों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वो वही आदमी था जो मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर माँ बाप की याद ज्यादा आ रही है तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ,
लेकिन मैंने सर ना में हिला दिया था और आंखें बंद करके अपना सर अपने शोहर के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। काफी दिन हो गए थे मुझे अपने माँ बाप से भी मिले हुए। मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती थी, अपनी सहेलियों की, अपने घर की, सब कुछ मुझे बहुत याद आता था। मुझे अपने शोहर की बाहों में इतना सुकून मिला जैसे मैं तमाम परेशानियों और बोझ से आजाद हो चुकी थी। अगले दिन भी मेरे शोहर घर पर नहीं थे और फिर से मेरा इरादा हुआ कि मैं अपने सास ससुर के कमरे में रात गुजारूं। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाजा हो गया था, तभी वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी सास को लेकर परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ जी, आपको आखिर किस बात पर एतराज है, जबकि ससुर जी को और मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, तो आप मुझे ससुर जी के साथ वो काम करने से क्यों रोक रही हो। उसी दौरान मेरे ससुर भी वहां पर आ गए और जब हम दोनों को बात करते देखा तो वो हमारे पास आकर खड़े हो गए और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने उन्हें दबे लफ्जों में कहा कि माँ जी, मुझे रात को आपके कमरे में आने से मना कर रही हैं। ये सुनते ही मेरे ससुर जी को बहुत गुस्सा आया और वो सुर्ख लाल आंखों के साथ सास को देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए, उसका भी मुझ पर इतना ही हक है जितना कि तुम लोगों का मुझ पर, और तुम इसे मना कर रही हो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती तुम इसे तो करने दे सकती हो ना। उसके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर तुम आज हमारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खिलाफ भड़का दूंगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वो मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़का देंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे और उनका गुस्सा बर्दाश्त करना मेरे लिए फिर नामुमकिन था। मुझे अंदाजा था कि मेरे शोहर एक शक्की मिजाज के इंसान थे। उनके जहन में जब कोई बात आ जाती थी तो उसको निकालना आसान नहीं होता है। मुझे आज भी वो दिन याद था जब शुरुआत के दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो वो मुझे किस कदर गुस्से से बोले थे। उनकी आंखों में शक देखकर मैं डर गई थी और अगर मेरी सास ने भी उन्हें कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो तो अपनी माँ की ही बात सुनेंगे, उन्हें ही वो सच्चा करार देंगे। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, उनके साथ मिलकर रहूंगी, उन्हें गुस्सा नहीं दिलवाऊंगी, जिससे वो मेरे शोहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश ना करे। ये सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और उनके साथ वो सब करूं। जैसा मैंने कल सुकून हासिल किया था वैसा ही सुकून मैं आज भी हासिल करना चाहती थी। मगर फिर जब मुझे अपनी सास का रवैया याद आया तो मैं डर गई और मैं अपने मन को मारकर जैसे ही सोने लगी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे हैरान नजरों से देखते हुए बोले कि तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी ना, अभी तक तुम आई क्यों नहीं। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहने लगी कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर खामोश मेरी नजरों से देखते रहे, फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो कहने लगे कि तुम शायद अपनी सास की वजह से ये सब कह रही हो, तुम अपनी सास के डर की वजह से मना कर रही हो ना। फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, मैंने उसे समझा लिया है। अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुकून की एक लहर मेरे वजूद में फिर से उतर गई थी। तभी मैं फिर उनके कमरे में आ गई और वो दोनों वही काम कर रहे थे जो काम मैं भी करना चाहती थी। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई। आज तो मेरी सास कल से भी ज्यादा जल्दी थक गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सास कांपने लग गई थी और मेरे ससुर को कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ये सब नहीं कर सकती। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, दिन ब दिन तुम बहुत ही कम वक्त देने लगी हो और जल्दी ही तुम थक जाती हो। फौरन यहाँ पर आओ और अब अगर तुम अपनी जगह से उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मेरी सास हम दोनों के साथ शामिल हो गई। काफी देर तक हम उसी काम में बिजी रहे। कुछ देर बाद मेरी सास फिर से एक तरफ हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बस हो गई है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। उसके बाद हम दोनों ही वो काम करते रहे और फिर काफी देर के बाद जब मैं थक कर चूर हो गई तो मेरे ससुर खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम भी चली जाओ, तुम बहुत थक गई हो। और जैसे ही मैं अपने बेड पर आकर लेटी तो नींद की वादियों में चली गई थी। मैं यही सोचते सोचते सो गई थी कि आज तो मुझे कल से ज्यादा सुकून हासिल हुआ है। आज मेरे शोहर को वापस आ जाना था। मैंने उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने हुए थे, अच्छा सा मेकअप किया और अच्छा सा परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। तभी उनकी कॉल आई कि वो आज भी वापस नहीं आ सकते, आज भी वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी। मैंने तो उनके लिए कितनी सारी तैयारियां की थी। आज रात के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। तभी अचानक से किसी के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे।
उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वो अजीब अंदाज में मुझे देखते हुए कहने लगे, बहू आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। तभी वो कहने लगे, बहू अब फौरन से कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं उनके कमरे में आ गई और फिर से हम तीनों मिलकर वो सब करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज रोज ही सर जी के कमरे में ये काम करूं। अगले दिन मेरे शोहर भी घर वापस आ गए थे। वो मुझे अपनी बेताबियां, अपनी मोहब्बत की कहानियां सुनाने लगे कि वो मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद करते थे। उनकी बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई। आखिर उन्हें मेरा एहसास हो ही गया। उन्हें भी मेरी कमी महसूस होती थी। तभी मैंने उनके सीने पर अपना सर रख दिया और फिर सुकून की नींद सो गई। अब मैं रोज अपने शोहर के सोने के बाद सास ससुर के कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम उसी काम को करते रहते थे। एक रात जब मैं ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे शोहर सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं उनके पास बैठे हुए बोली कि मैं आपकी माँ जी के कमरे में थी। ये सुनकर वो हैरान रह गए और बोले कि तुम इस वक्त मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? वो शक की नजरों से मुझे देखने लगे। मैं कहने लगी कि उनके साथ मुझे काम था, इसीलिए गई थी। वो चुप हो गए। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब जब मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी तो मेरे शोहर मुझसे ये बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो तुम माँ के पास? मैंने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी तो मेरे शोहर ने मुझे खींचकर बेड पर धकेल दिया और गुस्से से बोलने लगे। अपने शोहर को मैं इतने गुस्से में देखकर डर गई थी और डर के मारे में बताने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे शोहर ने जाकर दरवाजा खोला। सामने सुसर जी थे। सुसर जी को मेरे शोहर से काम था, इसीलिए सुसर जी मेरे शोहर को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। मेरे शोहर के जाने के बाद मैंने ठंडी आह भरी। जब एक रात मैं सुसर जी के कमरे में गई तो शायद मेरे शोहर सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए सास ससुर के कमरे में आ गए और वो सब करते देखकर वो बहुत हैरान हो गए। जब हमें रात के टाइम पर योगा करते देखा तो कहने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी मेरी सास योगा को छोड़कर सोफे पर बैठते हुए बोली, काफी दिनों से तुम्हारे पापा हमसे योगा करवाते हैं। उनका कहना है कि सुबह के टाइम पे योगा करने से ज्यादा फायदा रात के टाइम योगा करने में होता है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा बदन सारी रात सोने की वजह से डीएक्टिवेट होता है और शाम को 7 बजे के बाद हमारा जिस्म एक्टिव रहता है। इसीलिए रात के टाइम योगा करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पापा तो कितनी देर तक इस काम को करते रहते हैं। न जाने ये दोनों क्यों नहीं थकते। ये देखकर मेरे शोहर ने मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा और कहने लगे कि हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है और कभी भी ये किसी खास काम को करते हुए नहीं थकती है। ये बात उन्होंने खुशी के अंदाज में कही थी। ये सुनकर मैं शर्मा गई थी और फिर उसके बाद मेरे शोहर भी हमारे साथ उस काम में शामिल हो गए थे और हम चारों मिलकर रोज योगा करने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।